ओके फ्रेंड्स, आज की एपिसोड जो है वो हमारी मॉर्गेज के हवाले से है। मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है अपनी पॉडकास्ट पे। एक्चुअली उन्होंने मुझे टिकटॉक से कांटेक्ट किया था, तो फिर हमारी उस पे थोड़ी-सी बातचीत हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे थोड़ी-सी एक बात कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कनाडा में। ख़ास तौर पर कनाडा की इकॉनमी उस पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है। तो अभी हमने देखा कि एक स्लम्स आया है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो उस हवाले से हम थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि जो मॉर्गेज इंडस्ट्री है, उसमें कैसे आप एंटर हो सकते हैं एज़ अ करियर। अगर आप नए इमिग्रेंट आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से या किसी भी कंट्री से, और आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं यहाँ आके उस करियर को परस्यू करने के लिए। तो उसके लिए मैंने इनवाइट किया अपने फ्रेंड अनवर को। अनवर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ, ठीक-ठाक है? ठीक-ठाक। थैंक्स फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। अच्छा अनवर, ये बताइए, थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कब आए? कहाँ से ताल्लुक है आपका? कब यहाँ कनाडा आए और फिर इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुए? जी, मेरा वैसे ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है मेरा। और बैकग्राउंड मेरा बहुत डिफरेंट फ़ील्ड का है। लाइक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ। अब मैं मॉर्गेजेस कर अच्छा, रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अरसे अच्छा, से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बेसिकली बैकग्राउंड से, और मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस भी था जॉब का। डिज़ाइनिंग एज़ अ डिज़ाइन इंजीनियर में जॉब कर रहा था। एक अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी कंपनी है। वहाँ पर तकरीबन मैंने बैकग्राउंड में 3 साल पाकिस्तान में जॉब की, फिर कनाडा आया। कनाडा में आके मैंने जॉब की, तकरीबन 2 ढाई साल यहाँ पे आके जॉब की। लेकिन ना मुझे कुछ समझ आ गया था कि जॉब में आप एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन इतने हाँ, टैक्सेशन सिस्टम कनाडा का ऐसे है कि आपकी ग्रोथ एक जगह पे जाके स्टडी हो जाती है, नो मैटर व्हाट आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। बिल्कुल। तो बहरहाल मेरा मेरा शौक था। मैंने रिसर्च की मॉर्गेज के ऊपर और फिर मैं इस फील्ड में आया। ये विदाउट, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो आप इस काम में सक्सीड हो सकते हैं। इट्स नॉट, प्रोसेस कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, लाइसेंस लेना होता है आपको, आप हाँ। मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 बन जाते हैं आप। अच्छा, हम प्रोसेस पे हम थोड़ा-सा आएँगे इसके बाद। ओके, थोड़ा-सा और अपना डिटेल बता दीजिए कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है, तो ओके। थोड़ी-सी हमारी सिनर्जीज़ इसमें आ जाती हैं। तो आपने इंजीनियरिंग कहाँ से, यूईटी से की थी? नहीं, लाहौर? मैंने एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की थी। अच्छा, अच्छा। तो मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। मैं कराची से एनईडी से किया था। लेकिन मेरा थोड़ा-सा जर्नी डिफरेंट है, क्योंकि मैं पहले यूके गया था, यूके से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, वहाँ काम किया, फिर कनाडा आया। तो ख़ैर वो लंबा-सा जर्नी है। लेकिन मैं अभी भी उस फ़ील्ड में हूँ, लेकिन मैं ये जो रियल एस्टेट का काम करता हूँ, ये पार्ट टाइम करता हूँ। लेकिन आप तो मेरे ख़्याल में फुल टाइम इस काम में मैं हैं। फुल टाइम करता हूँ, यस। सही, सही। मैं तकरीबन लास्ट 3 ऑलमोस्ट 4 इयर्स से मैं इसमें कर रहा हूँ काम। अच्छा। तो ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जो 9 टू 5 जॉब है, वो तो एक हद तक आपको अम स्टैग्नेंट वे में लेके चलती है, क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती अनलेस आप बहुत तेज़ी से स्विच करें जॉब्स, या फिर आप कॉर्पोरेट लेवल पे ऊपर जाएँ। लेकिन ऑफ कोर्स अगर सैलरी बढ़ती है तो उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ जाता है, तो आपका टेक होम कोई इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो अगर आपने जंप मारनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें या अपना कोई काम स्टार्ट करें। तो इस पे तो मैं 100% एग्री हूँ आपके साथ। तो थोड़ा-सा ये भी बताइए कि जब से आपने ये काम शुरू किया है, तो उससे आपने कितनी ग्रोथ देखी है अब तक इस काम के अंदर? देखिए ग्रोथ, आप कितनी, देखिए बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है 9 टू 5 से, काफ़ी डिफरेंट है। बल्कि मैं कहूँगा इसमें आप हुँ, कितनी एनर्जी डालते हैं समटाइम्स आपको। लाइक 12 आवर 15 आवर्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई डे आपका बहुत बिजी होता है, कोई डे आपका बहुत ईजी होता है। ये ऐसे स्टडी नहीं चलती ये चीज़, ये हाँ, बिल्कुल साइनोसाइडल की तरह अप डाउन बिजनेस बिजनेस चलता है आपका। थोड़ी सी आपको मेंटेलिटी डिफरेंट करनी पड़ती है एक बिजनेस अप्रोच के लिए। एनर्जी शुरू में बिजनेस बहुत ज़्यादा मांगता है। अगर आप 9 टू 5 की एक स्टडी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपको 24 आवर्स इसको देना पड़ना है। कोई वीकेंड नहीं है आपका, कोई कुछ नहीं है, अगर आपने अच्छा सक्सीड करना है बिजनेस के अंदर। लेकिन ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आप शुरू में आपकी जितनी आपने एक्सेलेरेटर प्रेस किया होता है, आप उसको थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना क्या चाहते हैं। आप मिलियनेयर बनने की तरफ आपका गोल है, या आप एक एक नॉर्मल सी, एक हैंडसम सी लाइफ आप गुजारना चाहते हैं। ये हर बंदे, मैन टू मैन वेरी करती है ये चीज़। आपका क्या टारगेट है, आप अचीव कर सकते हैं। बिजनेस से आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। मिलियनेयर क्या, बिलियनेयर का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं।
Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. चलिए, ये तो समझ में आ गई बात कि जो मॉर्गेज इंडस्ट्री में है, आने का तरीका जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा-सा इसके बारे में गाइड कर दें ऑडियंस के लिए ख़ास तौर पे कि जो लोग नए पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से, बांग्लादेश से या मिडल ईस्ट से बहुत से लोग आते हैं जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया से ही होता है पीछे। तो शुरू में जब वो यहाँ लैंड करते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको फ़ौरन जॉब नहीं मिलती है, आपको थोड़ी और जॉब्स करनी पड़ती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जाके आपको जो आपकी मतलब की जॉब मिलती है। लेकिन उस अरसे में काफ़ी टाइम लग जाता है, साल, 6 महीने, कुछ लोगों को साल से ऊपर भी लग जाता है। तो अगर किसी को आके इस को एज़ अ करियर परस्यू करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या गाइडलाइंस है? ख़ास तौर पे नया बंदा जो आ रहा है? देखिए, जब बंदा पाकिस्तान, इंडिया स्पेशली जब हम अपनी साउथ एशियन से आ रहे होते हैं, वहाँ पर मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत कम है, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, पाकिस्तान में तो इंडिया है में नहीं फिर भी ज़्यादा। थोड़ा-सा ज़्यादा है, बट पाकिस्तान में तो बहुत कम है मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो आप डिपेंड करता है आप किस कैरियर से आ रहे हैं बैक एंड से। अगर तो आप बैंकिंग से आ रहे हैं, फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, आपको चीज़ों की थोड़ा बेसिक्स का आइडिया होगा आपको ज़रूर। लेकिन अगर आप बिल्कुल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं या आप डॉक्टर हैं या आप कोई भी और किसी भी और फील्ड से हैं आप, तो आपके लिए ना थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करना ये बिल्कुल एक नई वर्ल्ड है। उसके मेरे लिए एक नई वर्ल्ड थी इंजीनियरिंग के बाद ये। तो हुँ, इसको थोड़ा-सा समझना, कनाडा की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को समझना, आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं, उस एरिये का आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकली का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपको जब आप देखें लाइसेंस लेना इज़ नॉट अ बिग डील। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, एक एग्ज़ाम देना है, आपकी आप अगर मंडे टू फ्राइडे उसकी क्लास लेते हैं, जस्ट 40 आवर्स की क्लास लेनी है आपने। विदिन 6 मंथ्स आप उसका एग्ज़ाम आपको देना होता है, एक एग्ज़ाम। वंस यू गेट द लाइसेंस आप कोई भी ब्रोकरेज जॉइन कर सकते हैं और ब्रोकरेज आपके बिहाफ पे आपका लाइसेंस अप्लाई करती है। हुँ। विदाउट बिल्कुल ऐसे ब्रोकरेज आप ऐसे रियल्टर का लाइसेंस होता है इसमें, एग्ज़ैक्टली, लेकिन रियल्टर एग्ज़ैक्टली। में आपको एग्ज़ाम ज़्यादा देने पड़ते हैं, तकरीबन 6 एग्ज़ाम्स हो गए हैं अब यस। और उसमें रियल काफ़ी टाइम एस्टेट लग में आई जाता नो जैसे 5 है। एग्ज़ाम्स एंड हुँ, प्लस 2 सिमुलेशंस होती हैं उसकी। उसका थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है, बट हुँ, ये लेंथी प्रोसेस नहीं है। अब आप शुरू में एक एग्ज़ाम दे के आप कोई भी ई लेंडर और बी लेंडर की आप डील कर सकते हैं, बट प्राइवेट नहीं कर सकते आप वो एग्ज़ाम दे के। प्राइवेट के लिए आपको 1 ईयर वेट करने के बाद एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप प्राइवेट कर सकते हैं। ये भी इन्होंने 2023 से स्टार्ट किया है रिसेंटली, उससे पहले तो एक ही एग्ज़ाम चल हुँ। रहा था। अच्छा, तो और ये भी प्रोविंस वाइड होता है, यानी कि अगर आपने यस, लाइसेंस जहाँ से लिया आप वहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा यस, ही है? इट्स प्रोविंशियल बेस्ड लाइसेंस। ठीक है। तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अगर तो आपका शौक नहीं है ना, तो फिर आप लाइसेंस लेके आप बैठ जाएँगे, आप काम नहीं कर पाएँगे। हुँ, क्योंकि असल जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है असल आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है आफ्टर लाइसेंस। जब आप बिल्कुल। लैंडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एवरी डे आपको अपडेट करना है इसमें। एवरी डे इस टाइम आपको पता है इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। ये कोविड के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना स्पीड में ये प्रोसेस होने लग गया है। पहले उससे पहले भी एक स्टडी आपके चल रहे थे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, क्वार्टर ऊपर हो गया, क्वार्टर नीचे हो गया, बस इतना ही चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही थी। हुँ, अब उस चीज़ के अंदर लेंडर्स ने भी लेंड करनी है मनी। लेंडर्स डे बाय डे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ताकि लोग एलिजिबल हो सकें। जब तक वो पैसा लेंड नहीं करेंगे, वो भी बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना होता है इसके अंदर। बस ये नहीं कि आपने लाइसेंस ले लिया, बस आपको सब कुछ आ गया। असल एजुकेशन तो हाँ, मैं कहता हूँ उसके बाद ही स्टार्ट होती है बंदे की। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये तो एक सेल्स की जॉब है, बिल्कुल, जिसमें आपने खुद क्लाइंट्स ढूँढने भी हैं, लीड जनरेशन भी खुद करनी है। ब्रोकरेज तो आप सिर्फ जॉइन करते हैं ब्रांड के लिए, लेकिन सारा काम आपने खुद करना होता है। ब्रोकरेज आपको बहुत कम हेल्प देती है इस हवाले से। ये रियल्टर के साथ भी यही सिलसिला होता है कि कुछ होते हैं ब्रोकरेजेस जो आपको लीड्स वगैरह देते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। लेकिन बेसिकली काम आपका खुद ही होता है कि आपने खुद ही लीड्स जनरेट करनी है, खुद ही परस्यू करना है, खुद ही उनको कॉल करके क्वालिफ़ाई करना है और फिर ऑफ़ कोर्स उनको फिर प्रोसेस के अंदर लेके जाना है। तो चलें, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जब जब मोर्गेज का लाइसेंस मिल जाता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या सिर्फ़ एक ब्रोकरेज के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उनके पास जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए लेंडर्स हैं या बी लेंडर्स हैं,
आप उन्हीं को अज़्यूम कर लेंगे, ऐसा ही होता है या आपको खुद अलग से जाके उन जो लेंडर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? देखिए, ब्रोकरेज बहुत सारे लेंडर्स, ए लेंडर भी, बी लेंडर भी, प्राइवेट लेंडर भी, वो ब्रोकरेज पैनल्स के ऊपर होते हैं। जिस तरह आप मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, बीएमओ रिसेंटली ब्रोकरेज चैनल के ऊपर आया है। सीआईबीसी और आरबीसी ब्रोकरेज चैनल के ऊपर नहीं है। टीडीबी ब्रोकरेज चैनल के ऊपर है, स्कोशिया बैंक भी ब्रोकरेज चैनल के ऊपर है। इसी तरह आप फर्स्ट नेशनल भी, मेरिडियन भी, ये सारे ए साइड ए लेंडर्स ही हैं जो ब्रोकरेज चैनल के ऊपर हैं। बट आरबीसी का अपना आरबीसी की अपनी मॉर्गेज की टीम है। ठीक है, हुँ, आप आरबीसी जाते हैं, उनका मॉर्गेज स्पेशलिस्ट आपको वहीं पे मिलेगा। आरबीसी किसी ब्रोकरेज चैनल के साथ काम नहीं करता, सीआईबीसी नहीं करता। तो जो जो बैंक्स या मैं ए लेंडर हूँ या बी लेंडर हूँ जो ब्रोकरेज चैनल्स के साथ काम करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। आपको इंडिविजुअली, हाँ ठीक है, ये होता है कि आपको उनके लेंडर्स के साथ अपने रिलेशंस खुद बनाने हैं, बट आप डील सबमिट कर सकते हैं उनको अपने थ्रू ब्रोकरेज चैनल। अच्छा, यस, आपको उनके अंडरराइटर्स के साथ उनकी उनकी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, कैसे मैं अपने क्लाइंट्स को एलिजिबल कर सकता हूँ, ये वर्किंग आपने खुद करनी है। अच्छा। ब बट आपको इंडिविजुअली बैंक टू बैंक जाकर बात नहीं करनी उनसे कि मैं क्या आपको डील सबमिट कर दूँ। वो थ्रू ऑनलाइन चैनल पोर्टल्स बने होते हैं ब्रोकरेज के ऊपर, आप थ्रू अपने पोर्टल जाएँ। 2 बहुत बड़े पोर्टल्स हैं, जिस तरह एक्सपर्ट फाइलॉजिक्स होता है या बॉस होता है, आप उसके थ्रू जाएँ और आप डील सबमिट कर सकते हैं इन चैनल्स। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon this the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. और जो आपने ज़िक्र किया ब्रोकेज चैनल का, मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ, आप क्लैरिफ़ाई कर दीजिएगा कि बेसिकली उसमें होता है कि ब्रोकरेज और लेंडर के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि भई अगर हम आपको डील्स देंगे तो इस पे हमारा इतना परसेंटेज होगा, तो वो पहले से कमीशन ऑलरेडी नेगोशिएटेड होता है ब्रोकरेज और लेंडर के दरमियान। ऐसा ही है या इसमें आप दैट्स एड ट्रू, करेंगे? दैट्स ट्रू, बट वो ऐसे नहीं कि हार्ड एंड कोर वो फिक्स नहीं होता। वो उसमें वेरिएशन होती है। लेट्स से अगर आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है कहीं और से, फॉर एग्जांपल वो आपके पास आया, उसको आरबीसी से कोट मिली हुई है, आप उसको स्कोशिया लेके जाना चाह रहे हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, आपको इतने बेसिस पॉइंट बैंक ने देने हैं, आपका फिक्स है। ठीक है, उन्होंने बनाया हुआ कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स की आप टर्म्स लेंगे, हर ईयर का डिफरेंट आपकी कोटेशन होती है बैंक बैंक की तरफ से आपको। लेट्स से हुँ, उसने आपको कहा मैंने आपको 65 बेसिस पॉइंट देनी है। आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, उसको 10 बेसिस पॉइंट कहीं और से प्रॉफिट हो रहा है। आप उसको अपने पास लेके जाना, आप उसको कह सकते हो ओके मेरा 55 कर दो, लेकिन इसको मॉर्गेज दे दो। ठीक है? हुँ, इसको मैच कर दो। तो एटलीस्ट चलें, आप ठीक है, आप कहते हैं ठीक है मैं थोड़ा कमा रहा हूँ बट मैं कमा रहा हूँ। ठीक है? तो ये अप्स एंड डाउन होती रहती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर कोई आरबीसी से स्विच कर रहा है मॉर्गेज, लेट्स से आप उसको बीएमओ लेके जा रहे हैं या सीआईबीसी से स्विच करवा रहे हैं आप उसको, तो आप उसके पास अगर कमिटमेंट है आरबीसी की या किसी और बैंक की, तो आप वो कमिटमेंट आगे सेंड करके मैच करवा सकते हैं या आप उससे भी अच्छा रेट उसको दिलवा सकते हैं। ये हुँ। डिपेंड करता है कि आपके और बैंक के टर्म्स कैसे हैं। जो अंदर बीडीएम है, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है जो बैंक का, आपके उसके साथ टर्म्स कैसे हैं, ये टर्म्स, ये रिलेशंस आपको खुद बनाने हैं अपने। हाँ, तो ये यहाँ पे वही सेल्स की जॉब का जो मैंने ज़िक्र किया था वो एलिमेंट आ जाता है कि ठीक है आपने लाइसेंस ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन इन द एंड फिर ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट है ये आपने खुद करनी होती है अपने एंड के ऊपर। और ऑफ कोर्स जब आप नए होते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है, स्ट्रगल करते हैं आप, लेकिन जब आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर ऑफ कोर्स
चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि इस वक़्त अ, जो मार्केट की सिचुएशन है वो मेरे सामने भी है। मेरे पास भी स्टैट्स आते हैं क्रिया की तरफ से और ट्रैप की तरफ से मंथली कि भई कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं और कितने जो हैं वो डील जो हैं वो फ़ेल हो रही हैं। लेकिन आपके पास इस वक़्त ग्राउंड रियलिटी है कि ग्राउंड पे इस वक़्त क्या हो रहा है, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ कि आप क्योंकि डील ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर देखते होंगे, तो कितनी डील्स आ रही हैं, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बढ़ रहा है? क्योंकि एक मिथ ये थी कि भई इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होगा और उसके बाद बल्ले-बल्ले। लेकिन अभी तक हमने उसको रियलिटी में देखा नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी पे आपके पास क्या इनसाइट्स हैं कि इस वक़्त क्या हालात हैं मार्केट के? देखिए, मैं ना आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके बताता हूँ। हुँ, ग्राउंड रियलिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। मेरे पास रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास क्लाइंट आया, वो उसको थोड़े पैसे चाहिए थे, उसके घर के अंदर इक्विटी भी थी, सब कुछ था उसके घर के अंदर। उसको रीफ़ाइनेंस करना था घर अपना। अब मैंने उस ठीक है, रीफ़ाइनेंस करने के लिए लेंडर सबसे पहले अप्रेज़ल करता है कि घर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको रीफ़ाइनेंस करके देता है। हमने उसका अप्रेज़ल करवाया, उसके एंड से थोड़ी-सी फ़ाइल स्लो हो गई, कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसने देने में देर कर दी, कुछ टू एंड फ्रो होने में मतलब क्लाइंट का बीच में एक उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार को आग लग गई, मतलब वो उसके अपने पर्सनल सिनेरियोज़ कुछ चल रहे थे, तो वो उस तरफ से थोड़ा-सा वो स्लो डाउन हो गया। बहरहाल जब 2-3 महीने के बाद ये मई एंड पे मैंने उसका अप्रेज़ल करवाया था, लाइक आई थिंक 28-29 मई को करवाया था। उसके बाद मैंने अगस्त के अंदर उसका दोबारा से, क्योंकि जो लेंडर्स हैं ना वो इस टाइम 45 डेज़ से ज़्यादा होल्ड नहीं करते अप्रेज़ल को। अगर 45 डेज़ से ज़्यादा हो जाए वो कहते हैं कि हमें अपडेटेड रिपोर्ट चाहिए। अब मैंने अच्छा, मई एंड पे उसका ये घर का पहले तो मेरे ख़्याल में 90 डेज़ तक चलता था ना? यस, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और बहुत क्विकली चेंज हो रही है, तो 45 डेज़ से ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे वो। हुँ, अप्रेज़ल को, बल्कि कुछ प्राइवेट लेंडर्स तो 30 डेज़ से भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे इसको। ये तो ख़ैर बैंक था, इनकी पॉलिसी 45 डेज़ की थी। ओके, एनीवेज़ मैंने उसका अप्रेज़ल करवाया, उसकी घर की वैल्यू आई 1450 एग्ज़ैक्ट। जब मैंने उसका 3 महीने के बाद अप्रेज़ल कराया, उसके घर की वैल्यू आई 1360। यानी कि सो 1 लाख तक आ गया। $1,90,000 उसकी हुँ, वैल्यू 3 महीने में ड्रॉप हो गई घर की। और घर हुँ, कोई दूर नहीं था, ब्रैम्पटन में ही घर था। ये भी नहीं कि कोई बहुत दूर कहीं पे जाके आपने घर लिया हुआ है, कहीं पे हाँ, विंडसर के पास कोई छोटे से टाउन में घर लिया हुआ है आपने, ऐसा नहीं था। तो अब आप ये देख लें, इसी के बीच में जून में भी रेट कट हुआ है, जुलाई में भी रेट कट हुआ है हुँ, और ठीक है सितंबर में तो अभी हुआ है, लेकिन सितंबर से पहले ही अप्रेज़ल करवा लिया था। बट आप देख लें कि किस तरफ मार्केट जा रही है। अभी तक मेरे पास हम डेली बेसिस पे अप्रेज़ल्स भी होते हैं। अप्रेज़ल्स कंपनीज़ इतनी कंज़र्वेटिव होके अप्रेज़ल्स कर रही हैं। कोई भी ऐसा अप्रेज़ल मेरे पास नहीं आया कि जो पिछले 3-4 महीने में हुआ हो और अब हुआ हो तो प्राइस मैच भी कर रही हो। प्राइस ड्रॉप ही हो रही है अभी तक उनकी। आगे हुँ, देखते हैं, आगे मज़ीद ऐसे नहीं होगा, थिंग्स विल बी गेट चेंज्ड, बट राइट नाउ प्रेज़ेंट सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन डाउनफॉल की तरफ ही है। उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स हुँ, पैसा हर एक को चाहिए इस टाइम। पैसा नहीं निकल पा रहा, वो एक बिल्कुल। प्रॉब्लम है। प्लस बिल्डर से जिन्होंने घर बुक किए हुए हैं, उनकी तो एक अलग ही स्टोरी है। वो तो वो और ही हाँ, वो और ज़्यादा फँसे फँसे हुए हुए हैं हैं। यहाँ पे। मैं अक्सर अपने चैनल पे यही बात करता हूँ कि सारा कुछ ताल्लुक जो है ना इकॉनमी के साथ होता है। अक्सर जो हमारे इमिग्रेंट्स लोग आते हैं ना, उनकी जो मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट लिव होती है। वो ये देखते हैं कि भाई लास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ है। बस वो उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, कहते हैं हाँ, 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 रेट कम होगा तो बस अब सब कुछ जो है वो अ, हंकी डोरी और सनशाइन हो जाएगा। लेकिन मैं उनको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आपको इकॉनमी को भी देखना पड़ता है। क्योंकि इस वक़्त जो इकॉनमी के हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, यानी कि कुछ स्टैट्स तो ऐसे हैं जो आपको 2008 के क्राइसिस के से मैच कर रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से ऊपर जा आपने रही है। लास्ट 10 इयर्स की बात की, मैं उसमें बता दूँ कि इस गिरी हुई मार्केट के अंदर भी अगर आप 2014 से कंपैरिज़न करें प्राइसिंग का, तो 110% का इंक्रीज़ है रियल एस्टेट के अंदर। तो सारा गेम बेसिकली 2014 के बाद से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जब वो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था मिडल ईस्ट में, वहाँ से जो इमिग्रेंट्स निकल-निकल के आए थे और वो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली रिफ्यूजीज़ हैं। रिफ्यूजीज़ तो ख़ैर वो एक अलग कैटेगरी होती है, लेकिन जो इमिग्रेंट वहाँ से निकल के आते हैं, वो ज़्यादातर पैसे वाले लोग होते हैं और वो लाके अपना पैसा यहाँ पार्क करते थे। तो ये 2014 से सारा गेम शुरू हुआ था जब ये अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जो सीरिया में वॉर हुई, वहाँ से लोग निकल के आए। फिर एक इनफ्लो चलता रहा, फिर ऑफ कोर्स जो हांगकांग से चाइनीज़ माइग्रेंट्स आ रहे थे। तो ये जो बूम आया था लास्ट 10 इयर्स के अंदर, वो बेसिकली ये इमिग्रेंट कैपिटल था जो फ्लो हो रहा था। अब वो ऑफ कोर्स वो जो फ्लो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अब वो डाई डाउन हो रहा है क्योंकि चाइना के पॉलिटिकल हालात जो है अच्छे नहीं है यूएस के साथ, तो ऑफ कोर्स कनाडा
बीच में जो है सैंडविच बन जाता है उसके अंदर, तो वहाँ से चाइनीज़ ने अब आना बंद कर दिया। फिर इसके अलावा जो प्लस मिडल ईस्ट आपने के लोग आ रहे फॉरेन थे। फॉरेन हुँ, लोगों के लिए घर परचेज़ करने के ऊपर भी तो 25% टैक्स हाँ, लगा दिया। बिल्कुल। फिर अब वो उस हिसाब से अब वो अट्रैक्टिव नहीं रही ना, यानी कि अगर हम 2014, 16, 17 का एरा देखते हैं तो उस वक़्त तो मार्केट प्राइसेज़ बहुत अफ़ोर्डेबल थी ना, यानी कि कैपिटल वो अट्रैक्ट कर रही थी। अब वो डबल हो चुकी है वहाँ से प्राइस, तो ऑफ़ कोर्स जो इन्वेस्टर पैसा लेके आ भी रहा है तो वो कह रहा है कि यार इट इज़ टू एक्सपेंसिव, यानी कि मैं अगर मैं ले भी लूँ तो मैं तो रेंट भी नहीं निकाल सकता इसका इतना। तो फिर ये सिनेरियो बन जाता है, तो उसमें ऑफ़ कोर्स फिर जो कैपिटल पहले फ्लो हो रहा था ईज़िली, अब वो उस तरह से नहीं हो रहा। तो लेकिन ये रियल भी एक एस्टेट एलिमेंट में है। मेरा मानना है कि अगर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, देखें कोविड के अंदर बहुत ड्रामेटिकली प्राइस ऊपर गई थी। ठीक है? वो नॉर्मल नहीं था, वो एबनॉर्मल सिचुएशन थी बिल्कुल। बिल्कुल। लोगों के पास कैश आ गया था बहुत सारा, ऐसे गवर्नमेंट ने पैसे बाँट दिए थे। ठीक है? अब हर एक की जेब में पैसे आ गए थे, अब लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ इन्वेस्ट करें। हुँ, तो सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा इश्यू बन गया था एकदम से ही, और बिल्डर्स के घर बनने रुके हुए थे, कोविड की वजह से लॉकडाउन था, सब कुछ था। तो एक बाइंग पावर एकदम से आ गई थी लोगों के अंदर। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर हुँ, किसी के अंदर बाइंग पावर डेवलप होती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती है। ये नहीं होता कि 1 महीने में आपके अकाउंट में, अगर आपके घर में अंदर 2 कॉर्पोरेशंस हैं तो आपके एकदम से आपके अकाउंट में 80,000 आ गए हैं आपके अकाउंट में, बिल्कुल, राइट? अब उन्होंने बिल्कुल। कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना है और लोगों ने किया इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, आप ये माइंडसेट करके करें, ये ईयर्स एंड ईयर्स का प्रोसेस है। ये 1 साल में आपको कोई इसमें से 2 लाख नहीं निकलने वाले हैं आपको। हुँ, ठीक है? आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स। हाँ, फिर 100% आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन देगी। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम तो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है, ठीक है, कभी वेव ऊपर, कभी वेव नीचे। आज भी जिन्होंने 2020 से पहले के घर लिए हुए हैं, वो आज भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इस हुँ, डाउन साइड इस मार्केट के अंदर भी वो प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। इट बिल्कुल। डिपेंड्स कि आप क्या सोच के कर रहे हैं। अगर तो आप हुँ, किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है आज आपने पैसा लगाया है, आपने $1,00,000 लगा दिए, वो $5 ऊपर चला गया, तो आप कल कैश आउट कर लें पैसे अपने बेशक। हुँ, ये ऐसे हाँ, स्टॉक में हो सकता है, और रियल एस्टेट में नहीं हो सकता ऐसे। हाँ, वो लिक्विड नहीं है ना रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है वो एक इल्लिक्विड एसेट है, तो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान करना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मैं ये करता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या करें, घर लें, नहीं लें इस मार्केट में? तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपका आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपने खुद अपने लिए लेना है तो फिर तो आप ले रहे हैं, क्योंकि आपने रहना है उसमें, ठीक है? आपने रहना है, आपके बच्चे उसमें बड़े होंगे, हो सकता है आप मर के ही वहाँ से निकलें। तो जब आपने अपने लिए लेना है तो फिर सोचना क्या? फिर तो आप महँगा हो, सस्ता हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से ले रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स फिर डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के हवाले से ले रहा हूँ मैं, तो प्रॉफ़िट मेरा आरओआई कितना पोटेंशियल बन सकता है, मैं रेंट कितना जनरेट कर सकता हूँ, उससे मेरी मॉर्गेज निकल सकती है, नहीं निकल सकती, तो फिर मुझे अपनी पॉकेट से उसमें कैश फ्लो डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा और बताएँ कि अब आप डील्स देखते होंगे रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, तो जो रेट है डील्स के फेल होने का, वो क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि 2022 के बाद से जो पीक आया था, उसके बाद से जो स्लंप आया है, तो ऑफ़ कोर्स शुरू में तो इतने डील फ़ोरक्लोज़र नहीं हुए। लेकिन अब मैं स्टैट्स देख रहा था कि फ़ोरक्लोज़र की जो है ना, वो परसेंटेज काफ़ी बढ़ गई है। तो उस हवाले से थोड़े-से बताएँ कि उसमें क्या इस वक़्त ग्राउंड ग्राउंड स्टैट्स हैं? देखिए, इस टाइम ना सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1, लोगों की इस टाइम, अगर आप ने इक्विफैक्स के भी आप उसकी भी रिपोर्ट्स देखें, तो सबसे ज़्यादा लोगों की मिस पेमेंट्स हो रही हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड की मिस पेमेंट्स हों, चाहे वो हुँ, मॉर्टगेज की मिस पेमेंट्स हों। और ये मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड, ये सबसे ज़्यादा हिट पट आपके क्रेडिट के ऊपर जाता है सबसे पहले इसका। तो वो क्यों है? लोगों के पास अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है। लोगों हुँ, ने घर ले लिया, घर के ऊपर सेकंड मॉर्टगेज ले ली। अब फर्स्ट मॉर्टगेज क्या, सेकंड मॉर्टगेज, दोनों देने के पैसे ही नहीं है। प्लस हुँ, आपके घर की वैल्यू डे बाय डे इस टाइम राइट नाउ तक तो गिर रही है, ठीक है? जब आपकी प्राइस ऊपर को जा रही होती है, फिर लेंडर भी आपको ईज़िली पैसा दे देता है, क्योंकि लेंडर को पता होता है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, नो हुँ, मैटर व्हाट ये पेमेंट करे ना करे। ठीक है, हुँ, मैं अपना पैसा रिकवर। लेकिन जब आपकी प्राइसिंग डाउनवर्ड होती है, घरों की इक्विटी आपकी नीचे जा रही है, तो लेंडर आपको पैसे देते हुए ना बहुत उसको वो कभी भी हैप्पी होके आपको लेंड नहीं करता पैसा। उसकी बिल्कुल। रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें आज उसने आपको $1,000,000 दे दिया। आप 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आप क्रैश कर जाते हैं। आप हुँ, पेमेंट नहीं दे पाते उसकी,
ठीक है? एकदम ये ऐसा नहीं होगा कि अनटिल अनलेस आपकी प्राइवेट मॉर्टगेज ना हो, अगर आपकी बैंक से मॉर्टगेज है, बैंक ऐसे नहीं करता कि आपने 2 पेमेंट मिस की तो उसने आके घर को आके ताला लगा दिया। वो नोटिस भेजता है, उसका लीगल प्रोसेस है, वो करते-करते 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है? हुँ, बीच में आप वो नेगोशिएट भी आपके साथ करता रहता है कि ठीक है, आप थोड़ी पेमेंट कर दो, हम यूँ कर देते हैं, वो आपको ऑप्शंस देता रहता है बैंक, ठीक है? हुँ, फ्लेक्सिबल होता है वो इस चीज़ के ऊपर। लेकिन लेट्स से 1 साल बाद आप क्रैश कर गए, अब बैंक को ये पता चल जाएगा कि मैंने दिया उसको $1,000,000 था, अब मैं रिकवर करता हूँ तो मेरा 9 लाख रिकवर हो रहा है, मेरा हुँ, 1 लाख फिर भी रिकवर नहीं हो रहा। तो दे आर नॉट हैप्पी, वो उनकी ड्यू डिलिजेंस बढ़ जाती है, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी को और ज़्यादा क्रॉस चेक करते हैं। हुँ, प्लस स्कैम मॉर्गेजेस भी होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सोसाइटी के अंदर जो है ना एक ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से जो सही बंदा भी होता है, वो भी जब लेने जाता है तो उसकी भी ज़्यादा इंक्वायरी हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा अगली नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा-सा इस पे भी टच करेंगे कि जो फ्रॉड्स होते हैं अब वो ये तो एक हकीकत है ना, लेकिन जो नया बंदा आता है उसको नहीं पता होता कुछ। तो वो उसमें फँस भी सकता है। तो हमने थोड़ा-सा उस पे भी बात करनी है अपनी नेक्स्ट एपिसोड में कि ये फ्रॉड्स को हमने किस तरह आइडेंटिफ़ाई करना है और अगर आप जेन्युइन बंदे हैं, तो आपने अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है उससे? क्योंकि बहुत से लोग नए आते हैं, उनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि क्या चल रहा है। वो गए किसी जो भी उनको मॉर्गेज एजेंट मिल गया, ये रियल्टर मिल गया और उनके साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन वो उसको कहीं और लेके जा रहा होता है। तो उस पे भी हम थोड़ा-सा टच करेंगे कि आपने किस तरह आइडेंटिफ़ाई करना है इन चीज़ों को और किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो ठीक है, ये तो सिचुएशन काफ़ी अजीब-सी है। लेकिन अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि आगे अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में जो आपके पास इनसाइट्स आ रही हैं लेंडर की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट ने क्या किस तरह रिएक्ट करना है नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स? देखिए, मार्केट बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएगी, अगले आने वाले कुछ अरसे में अनटिल अनलेस ये जो वॉर सिचुएशन चल रही है, ये मज़ीद ये आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट फिर कनाडा पे ग्लोबली आएगा, उसका इफ़ेक्ट हम पे भी आएगा। लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, सिचुएशन ठीक चल रही है, तो उस सिचुएशन में फिर हमें आने वाले अगले 6 महीने में और नेक्स्ट समर तक एटलीस्ट हमें सिचुएशन बेहतर हो मेरी मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट स्प्रिंग से हमें सिचुएशन बेहतर होती नज़र आ जाएगी। क्यों उसके उस स्प्रिंग तक जाते-जाते हमें तकरीबन 1 से सवा 1% का और मज़ीद रेट कट देखने को मिल जाएगा हमें। हुँ। हाँ, रेट कट तो होगा बिल्कुल। रेट कट की तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है अब क्योंकि जब से फेडरल रिज़र्व ने 50 बेसिस पॉइंट गिराया है, तो अब तो बैंक ऑफ कनाडा के पास भी एक एक वो बफर आ गया ना कि भई पहले उनको ये डर था कि हम ज़्यादा ना गिरा दें, फेडरल रिज़र्व का रेट अब वैसे की वैसे ही रहे तो फिर ऑफ कोर्स करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब उनके पास थोड़ा-सा लीवर आ गया है। या चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, लाइक 1 हुँ, महीने में सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब फेड ने बिल्कुल। रेट कट किया 0.5%। अब हाँ, फेड का नेक्स्ट जॉब डाटा आया, वो बहुत अच्छा आ गया, इकोनॉमी हुँ, ग्रो कर रही है अब, ठीक है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट रेट कट करते हुए वो फिर सोचने पड़ जाएँगे कि हाँ, हम इसको किस तरीके से इन्फ्लेशन रिपोर्ट क्या आती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हुँ, तो अब हमारी इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगी 15th ऑफ अक्टूबर को, अनाउंसमेंट आएगी 23rd ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। सबने ये कहा हुआ है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं 0.5 का रेट कट हमें देखने को मिलेगा। हुँ, कुछ तो कहते हैं 0.5 प्लस 0.5 दिसंबर में भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ कहते हैं अभी 0.5 का आएगा, नेक्स्ट दिसंबर में 0.25 का आएगा। हुँ, 0.75 का तो फॉर श्योर सारे कह ही रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। उसी को देख के करते हैं कि नेक्स्ट जनवरी में, फिर हमें मार्च में, हम अप्रैल, मई के अंदर, स्प्रिंग के अंदर हमें एक अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। जैसा-जैसा रेट कट्स होंगे, देखें लोगों की क्वालिफ़िकेशन रेशियो इंक्रीज़ हो जाती है। हुँ, अ, अगर कोई आज 5 लाख का घर लेना चाहता है, उसकी इस करंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्वालिफ़िकेशन नहीं हो रही, लेकिन अगर वही इंटरेस्ट रेट 1% सवा परसेंट नीचे आ जाता है, तो उसकी हो सकता है इनकम उसकी उतनी ही रहे, बट उसकी क्वालिफ़िकेशन हो जाए, उसी हुँ, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो फिर उससे रियल एस्टेट चलेगी। हुँ, लोग जितना क्वालिफ़ाई करेंगे, रियल एस्टेट चलेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, हो सकता है जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ आज नीचे जा रही हैं, वो होल्ड करें, जिन लोगों ने रीफाइनेंस करना है, हो सकता है कोई 7% के ऊपर बैठा हुआ है। अब उसको मिल रहा है 3.5%, लेट्स से स्प्रिंग में उसको 3.5% मिल रहा है। वो कहेगा ठीक है, मैं थोड़ी-सी प्लेंटी दे देता हूँ, लेकिन मेरा 50-50% का फ़र्क पड़ रहा है, तो हुँ, मैं रिफाइनेंस कर लेता हूँ अपनी मॉर्टगेज। तो बिज़नेस तो इंक्रीज़ होगा ऑफ कोर्स। हाँ। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video.
कॉन्डो के हवाले से बात कर लेते हैं। कॉन्डो में क्योंकि थोड़ा-सा डिस्ट्रेस ज़्यादा है, क्योंकि जो प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज़ इस वक़्त मार्केट में आ रहे हैं और मज़ीद आएँगे अगले 12 से 6 महीने के दरमियान। तो उसकी वजह से कॉन्डो की मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट आने का चांस है। क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा था कि जो बिल्डर कॉन्डो सेल कर रहा है, जिस स्क्वायर फुट के ऊपर उससे कम में आपको रीसेल मार्केट में मिल रहा है। तो जिसने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो अब वो बैठा हुआ है कि मैं इसको क्लोज़ करूँ, नहीं करूँ? क्योंकि ये तो अब मुझे बहुत महँगा पड़ रहा है, बाहर मार्केट में इससे कम में कॉन्डो बिक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्डो मार्केट में इस वक़्त क्या सिचुएशन है और ये मज़ीद कितना और बिगड़ेगी आगे चल के? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जिन लोगों ने 2 साल पहले बिल्डर से बुक किए कॉन्डोज़, ठीक है? आज आप वॉन के अंदर देखें, जो आपका हाईवे 7 के ऊपर बहुत सारे कॉन्डोज़ बन रहे हैं आप, ठीक है? आप वहाँ पर देखें कि जिन्होंने 2 बेडरूम के कॉन्डोज़ बुक किए हुए हैं ना, वो तकरीबन साढ़े 6 पौने 7 लाख के, डिपेंड करता है कितना अपग्रेड पैकेज उन्होंने लिया हुआ है, 7 लाख तक भी वो क्लोज़ हो रहे हैं उनके। इस टाइम बहुत हुँ, सारे लोगों की क्लोजिंग्स आ रही हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं उस ज़ोन के सिर्फ़, क्योंकि वहाँ पे कपल ऑफ बिल्डर्स ने बिल्डिंग्स बनाई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उस टाइम बुक किया था जब प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा था। अब नॉर्मल प्रॉपर्टी का करंट सिनेरियो पे रेट ड्रॉप हुआ तो उनके रेट वहीं पे फिक्स खड़े हुए हैं। अब वो हुँ, देखता है, यार मुझे 7 लाख में तो 3 कमरों का भी मिल रहा है। मैं बिल्डर वाला नहीं लेता, मैं रीसेल ले लेता हूँ कि 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना ले लेता हूँ, वो भी न्यू ही है। हुँ, तो एक तो वो, प्लस फिर क्वालिफ़िकेशन रेशो लोगों की नहीं आ रही, जिसकी वज़ह से लोग छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कैम्ब्रिज का एक क्लाइंट आया, उन्होंने 883 की प्रॉपर्टी बुक की हुई। इस टाइम उनकी अच्छा, प्रॉपर्टी वैल्यू, जो अप्रेज़ वैल्यू आई है, वो 745 आई है। हुँ। तब ठीक है? उनको कैश ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। अब उनको कैश लेके आना पड़ेगा, छोड़ने देगा नहीं बिल्डर, क्योंकि हुँ, सिर्फ़ एक उन्हीं की प्राइस ड्रॉप नहीं हुई है। अगर वहाँ पे 20 लॉट्स बिक रही थी, तो 20 की 20 सबकी प्राइस बिल्कुल। ड्रॉप है। अगर हुँ, सारे बैकअप कर जाएँगे, तो बिल्डर क्या करेगा? बिल्डर तो नहीं बिल्डर जान छोड़ेगा उनकी, बिल्डर पीछे आएगा, सू करेगा उनको। बिल्डर सबको सू मेरे करेगा। एक एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ भी यही हुआ था, तो उसने पेरिस में प्री कंस्ट्रक्शन बुक की थी, डिटैच बुक किया था, तकरीबन ये था, बड़ी प्रॉपर्टी थी, ऑलमोस्ट तकरीबन मिलियन मिलियन तक की थी। तो अब जब क्लोजिंग का टाइम आया, तो बैंक ने जब अप्रेज़ल किया, तो वो 9 लाख की अप्रेज़ल हुई उसकी, यानी कि $1 लाख शॉर्ट। तो बैंक कह रहा है, भाई तुम $1 लाख अब कैश लेके आओ, अगर क्लोज़ करना है तो। तो पहले तो वो मुझसे कह रहा है कि मुझसे पूछ रहा था क्या करूँ, वॉकआउट कर जाऊँ? मैंने कहा देखो, वॉकआउट करोगे तो तुम्हें बिल्डर जो है पीछे आके सू करेगा, और ना सिर्फ़ वो 1 लाख पे करेगा, बल्कि जो आगे फिर वो लॉस में बेचेगा, उसका जो जो भी सारा उसका लॉस होगा, फीसेस वगैरह, लॉयर की चीज़ें सारी कुछ, वो सब तुम पे डालेगा। तो प्लस ये लेट्स तुम्हें से घर उसका आगे 3 तक जो है साल, ना। हाँ, लेट्स से उसका घर 3 महीने बाद बिकता है, बिल्डर ही उसको बेचता है 3, अब जो हुँ, 3 महीने की भी उसने प्लेंटी डाल देनी पर डे के हिसाब से। हाँ। तो मैंने उसको ये समझाया कि देखो, अगर तुम वो फ फॉल अगर वर्कआउट करोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान पड़ेगा। वो अभी नहीं होगा, लेकिन वो अगले 6-8 महीने में तुम्हें वो आके पकड़ेगा। तो बेहतर है कि क्लोज़ कर लो, और क्लोज़ करके इसको किसी तरह रेंट पे चढ़ाओ, कुछ भी करो, ताकि ये जो तुम्हारा ये पीरियड है वो निकल जाए। फिर बाद में साल 2 साल बाद जो है तुम इसको बेच देना। तो फिर उसने किसी न किसी तरह करके उसको क्लोज़ कर लिया। लेकिन पॉइंट यही है कि बहुत सारे लोग इस प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ में फँसे हुए हैं, और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो वॉकआउट देखिए, नहीं कर सकते। वो लोग तो फिर भी हैंडसम सिचुएशन में है, जिनके पास कोई और प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इक्विटी है 3-4 लाख की, वो वहाँ से ठीक है, उनको वक्ती तौर पे पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइट हो जाएगा, मे बी 2 जॉब्स करनी पड़े, मे बी वीकेंड पे जॉब करनी पड़े, बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन। लेट्स से कोई बंदा फर्स्ट टाइम बायर है और वो घर लेने जा रहा था, मुश्किल से 20% कर रहा है या मुश्किल से 10% कर रहा है वो। हुँ, अब अगर उसको कोई कह दे $1 लाख लेके आओ, वो कहाँ से लेके आए $1 लाख? हुँ, बिल्कुल। अंटिल बिल्कुल, अनलेस उसको बैक होम से कोई सपोर्ट हो, या उसको कोई फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहा हो, या हुँ। कहीं से उसको कोई सपोर्ट हो, ठीक है? अदरवाइज़ किसी को आप कह दें $1 लाख ले आओ 3 महीने के अंदर, क्लोजिंग है तुम्हारी। और बाज़ औक़ात तो जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बिल्डर आपको सिर्फ़ 30 डेज़ का टाइम देता है, यस, क्लोज़िंग से पहले। क्योंकि इवन समटाइम्स लेस देन दैट भी होता है। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरी एक पर्सनल स्टोरी है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी वेलेंट में, वो डिले होता गया। यानी कि वो ओरिजिनली अक्टूबर 2021 में हैंडओवर होना था। वो नहीं हुआ, वो डिले होता रहा, होता रहा। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अच्छा मुझे टाइम तो बताओ, कब करोगे, क्या करोगे, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ। वो कह रहे हैं अभी तो हमारे पास कोई ऐसी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। अप्रॉक्सिमेट टाइम बता रहे थे कि भाई जून 2023। फिर वो भी मिस हो गई, वो भी डिले हुई। फाइनली इस साल उन्होंने जून में क्लोजिंग की, और उन्होंने मुझे 30 डेज़ पहले बताया कि भाई हम जून 27 को, यानी कि
मई 27 को उन्होंने मुझे ईमेल की कि जून 27 की आपको क्लोजिंग है। अब 30 डेज़ में मैंने जो है ना सारा काम करना है, लॉयर अरेंज करना है, डिपॉज़िट अरेंज करना है, सारा कुछ। तो बाज़ प्लस औक़ात आपकी इस टाइम आपकी सिचुएशन। क्रेडिट सिचुएशन क्या चल रही है? हाँ, आपकी जॉब सिचुएशन क्या चल रही है? आपकी मॉर्टगेज बिल्कुल। एलिजिबल होती है नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप पिछले 3-4 साल से प्रिपेयर्ड हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुँ। तो मैंने थोड़ा-सा कैश अपना रखा हुआ था जीआईसी के अंदर इसीलिए कि मैंने उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था कि ये कभी भी मुझे बोल सकते हैं क्लोज़ करने को। तो मेरे पास होना चाहिए इतना कैपिटल कि मैं उसकी क्लोज़िंग कर सकूँ। तो बस पॉइंट यही था कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन में लोग फँसे हुए हैं ना, ये इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं। तो हमारी दुआ है कि वो जल्दी से निकलें इससे, लेकिन सिचुएशन इसमें काफ़ी देखिए, मैं यहाँ पे एक टेरिबल चीज़ है। ऐड कर दूँ कि जब प्राइसिंग जा रही होती है ना, जिस तरह पहले पिछले कुछ सालों में प्राइसिंग ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर बिल्डर से प्रॉपर्टी बुक की हुई आपको बहुत फ़ायदा होता है। हुँ, लेकिन आप आज नहीं अज़्यूम कर सकते कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी। क्योंकि बिल्कुल। ग्लोबली एकदम से क्या हो जाए ओवरनाइट आपको नहीं पता, ठीक हुँ, है? लेकिन जब आप रीसेल पे जा रहे होते हैं ना, तब आपको पता होता है यार मैंने 2 महीने में क्लोजिंग कर लेनी घर की। जो हुँ, टाइम है ना वो इतना अनसर्टेन नहीं होता, ठीक है? आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिक्योर आप फ़ील करते हैं कि एज़ हुँ, कम्पेयर टू 2 महीने और 2 साल की प्रिडिक्शन के ऊपर। हुँ, तो बिल्कुल। इसलिए इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो प्रेफरेबली यही है कि आप रीसेल ले लें अनटिल अनलेस के आपके पास कैश फ्लो है, आप एकदम से 50% भी ला सकते हैं। मेरे पास एक और क्लाइंट था, उसने भी प्रॉपर्टी लेनी थी, उसके पास 25% डाउन पेमेंट थी, ठीक है? अब 25% बहुत हैंडसम डाउन पेमेंट होती है। वो फर्स्ट टाइम बायर था, वो घर लेना चाह रहा था, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनकी जहाँ से वो आए उनकी मॉर्गेज डिक्लाइन कर दी बैंक ने। कमिटमेंट भी दे दी, फिर एंड पे डिक्लाइन कर दी। बट हुँ, क्लाइंट के पास पैसे थे, मज़ीद उसने 10% डाउन कर दिया, उसने अपनी रेशियोज़ इन लाइन कर ली, 35% डाउन कर दिया, बैंक ने उसको मॉर्गेज दे दी। हुँ, ये सिनेरियो हर एक का नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर तो आप हर बंदा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चले, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। तो लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रीसेल प्रॉपर्टी में जाएँ इस टाइम। हुँ, क्योंकि अब बिल्डर का भी जो है ना बिहेवियर मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। यानी कि जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही थी, तो बिल्डर उस वक़्त तो लिफ्ट भी नहीं कराता था रियल्टर को। बहुत से लोग तो कमीशन भी नहीं देते थे, कहते भाई बायर ऑलरेडी हमारे पास खड़ा हुआ है लाइन लगा के, तो हम क्यों दें कमीशन? अब जो है मुझे रोज़ाना ईमेल आती है हर बिल्डर की तरफ से, हाँ भाई 5% हम कमीशन दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 6% कमीशन दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम उसके अलावा हम अप्लायंसेस भी डाल के दे रहे हैं और डिकोर के पैसे भी दे रहे हैं। यानी कि कोई जब कह रहा है हम मार्केट डाउन दुबई का होती है, ट्रिप दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम गोल्ड बार दे रहे हैं साथ में, बहुत हाँ, कुछ दे रहे हैं। तो जब मार्केट चेंज हो जाती है ना, तो बिल्डर का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस वक़्त बिल्डर जो है बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, तो वैसे ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आपके पास कैश है और आप चाह रहे हैं कोई डील ढूँढना, तो प्री कंस्ट्रक्शन इस वक़्त काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि इस वक़्त बिल्डर आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। हो सकता है वो प्राइस भी नेगोशिएट कर ले। इस हू टाइम जो नोज़? सिचुएशन है, अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो ये कहते हैं गोल्डन से भी कोई बेस्ट वर्ड डायमंड सिचुएशन है ये। हुँ, आप जिस सिटी में आपका दिल करेगा आपको वहाँ पे पावर ऑफ सेल मिल जाएगी आपको। आप हुँ, कहीं से भी कोई भी सिटी आप पिक करें आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी वैसी जो आप उठाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं रखें, अगर आपके पास पैसे हैं आप होल्ड कर सकते हैं प्राइस को, तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस हुँ, मैं बार-बार कहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने रहने के लिए घर लेना है, ये एक आइडियल टाइम है। हमने मार्केट देखी है, मुझे नहीं लगता कि प्राइसेज़ और गिरने वाली हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? जितनी गिरी हुई हैं बल्कि बेहतरी की तरफ जाएँगी, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी, लेकिन स्टेबल हो यहाँ जाएगी। से नीचे भी नहीं जाएँगी हुँ। प्राइसेज़। मेरे हिसाब से जो सिंगल फैमिली होम है वो तो स्टेबल रहेगी मार्केट। वो हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे होती रहे, लेकिन कॉन्डो मार्केट मुझे लगता है अभी मज़ीद नीचे जाएगी। क्योंकि जो इतनी तादाद में कॉन्डोज़ प्री कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ना मार्केट में, और वो ज़्यादातर इन्वेस्टर होल्ड होते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। तो अब जब बायर ही नहीं है मार्केट में उसको खरीदने के लिए, तो एग्ज़िट कैसे करेंगे? तो ऑफ़ कोर्स उसकी प्राइस अभी नीचे आएगी मज़ीद। देखिए 2-3 सिचुएशंस हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने 3 बेडरूम का कॉन्डो लेना है। हुँ, 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का। आपको वो मिल रहा है, अब नॉर्मली भी आप देखें 6 साढ़े 6 लाख में आपको नॉर्मली 7 लाख में मिल रहे हैं आपको। साढ़े 7 में मिल रहे हैं, मतलब तकरीबन साढ़े 6 से साढ़े 7 के दरमियान आपको मिल रहे हैं वो कॉन्डोज़। अब वही बंदा कहता है यार मैं इतने में तो फ्री होल्ड टाउन हाउस भी ले लूँ मैं। हुँ, मैं बिल्कुल। ऐसे करता हूँ 20 थोड़ा-सा मिनट आप चले ड्राइव। आएँ बाहर, हाँ, पेरिस चले आएँ या ब्रेंटफोर्ड चले आएँ, आपको जो है 6.5 लाख में एक अच्छा
3 बेडरूम नॉर्मली 3 रूम वाला मिलता है। कॉन्डो की सेल तब इंक्रीज़ होगी जब कॉन्डो की प्राइस में और टाउन हाउस की प्राइस में, फ्री होल्ड टाउन डिफरेंस हाउस होगा। की प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। हुँ, फिर बिल्कुल। लोग कहेंगे यार वो तो नहीं ले पा रहे, तो चलो हम एटलीस्ट कॉन्डो ही ले लेते हैं। जो हम सारे का सारा रेंट वेस्ट कर रहे हैं, चलो कुछ तो हमारा ठीक है, मेंटेनेंस जाएगी, सारा कुछ होगा, लेकिन हुँ, चलो मेंटेनेंस के अगेंस्ट हमें कुछ सर्विसेज़ भी मिल जाएँगी। बहुत सारे लोग कॉन्डोज़ में रहना प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल। जस्ट बिकॉज़ कि वो नहीं चाहते कि वो बार-बार ग्रास कटिंग करें, हाँ, वो या स्नो साफ क्लीनिंग करें। करें, हुँ, गार्बेज के लिए उनको हेडेक हो। तो हुँ, कुछ लोग वो उन चीज़ों से, मतलब मेंटालिटी है अपनी-अपनी डिफरेंट है। हुँ। तो जैसे लेकिन कुछ प्राइसिंग, कॉन्डो की जैसे प्राइसिंग कुछ का फैमिली तभी ऐसी फ़र्क। होती हैं, हाँ, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड जो है कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कॉन्डो में रहें। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, बूढ़े 2 बंदे रह गए हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कॉन्डो में रहें क्योंकि वो ईज़ी होता है मैनेज करना, ना आपको सफाई करनी है, ना आपको घास काटनी है, ना स्नो क्लियर करनी है। तो वो ईज़ी ईज़ी लाइफ़ का एक ऑप्शन होता है। तो हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट है। तो ऑफ़ कोर्स यानी कि हाँ, कॉन्डो की उस हवाले से थोड़ी बहुत डिमांड तो रहेगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ़ कॉन्डो चाहते हैं। लेकिन जनरली हम बात करें तो मेरे ख़्याल में अभी जिस इस वक़्त जो सिनेरियो है उसमें मुझे लगता है कि सिंगल फैमिली होम तो रहेगा डिमांड में और उसकी प्राइस भी स्टेबल रहेगी। लेकिन कॉन्डोज़ में थोड़ा-सा अभी मज़ीद डिक्लाइन आएगा। ये तब तक रहेगा जब तक आपकी फ्री होल्ड टाउन हाउस और वो कॉन्डो महँगे की नहीं होते। प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। हुँ, या तो अभी वो वो महँगे हों या या फिर कॉन्डो की प्राइस मज़ीद कम हो तो फिर मज़ीद कम, दोबारा से वो पिक करेगा। फिर दोबारा से पिक करेगा, क्योंकि हुँ, जब किसी का 50,000 का फ़र्क आ रहा है ना, तो वो कहता है यार ठीक है, 50,000 के ऊपर मुझे मंथली पेमेंट का कितना फ़र्क पड़ रहा है? उससे हुँ, ज़्यादा तो मैं 2-250 मेंटेनेंस फीस पड़ेगा। में बचा हुँ, रहा हूँ। हुँ, या उससे ज़्यादा तो मैं मेंटेनेंस फीस तो मिनिमम भी, अब आप देखें कॉन्डोज़ की 500 से कम तो कोई दे ही नहीं रहा, बिल्कुल। ठीक है? कोई दे रहा होगा तो कम 470 दे रहा होगा आपको, हुँ, ठीक है? लाइक क्लोज़ टू 500 मेंटेनेंस फीस है। तो और फिर ओवरटाइम बढ़ती भी है। वो भी लोगों को पता है। कुछ हुँ, लोग नहीं चाहते, जैसा यंग कपल होता है, वो कहता है यार हम खुद ही घास काट लेंगे, हमने हुँ, नहीं 500 देना, हम फ्री होल्ड चाहते हैं घर, ठीक बिल्कुल। है? लेकिन अगर कोई बूढ़ा है तो उसकी उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। क्योंकि फिर अगर आप यंग कपल हैं तो आपके बच्चे ऑफ़ कोर्स अगर आगे फैमिली ग्रो करनी है, बच्चों ने बड़ा होना है, तो फिर आपको स्पेस चाहिए ना। तो उस हवाले से कॉन्डो आपके लिए फिट नहीं होता, फिर आपको सिंगल फैमिली होम ही चाहिए। तो ये हाँ, हर किसी की प्रायोरिटी है। लेकिन अब देखते हैं मज़ीद आगे क्या होता है। अच्छा, क्लोज़ करने से पहले थोड़ा-सा बताएँ कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा-सा हाई लेवल बता दीजिए, फिर हम इस पे डीप डाइव करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कि आपकी जो ब्रोकरेज है वो किस तरह की प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है क्लाइंट्स को और ख़ास करके इस मार्केट में अगर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मॉर्गेज अप्रूवल करने के लिए, तो क्या आपके पास इस तरह का कोई सॉल्यूशन है कि वो उनको हेल्प आउट कर सके? बिल्कुल मेरे पास सॉल्यूशन है, और स्पेशली इस मार्केट के अंदर जब लोगों के पास सेविंग्स नहीं है ज़्यादा। घर तो हर कोई लेना चाहता है, कोई क्यों नहीं ले हुँ, पाता? या तो उसके पास डाउन पेमेंट नहीं है, या अभी अभी वो जॉबलेस है, जॉब ढूँढ रहा है, या उसकी जॉब इतनी इनकम नहीं है कि वो एक मॉर्टगेज बर्दाश्त कर सके। मॉर्टगेज तो बर्दाश्त खैर कर ही लेगा, क्योंकि वो रेंट भी बर्दाश्त कर रहा है। रेंट कौन से कम है आजकल? हुँ, बेसमेंट का रेंट भी 2-2 हज़ार है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें हम लोगों की डाउन पेमेंट के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं अप टू 15% तक। यानी कि आपके पास अगर आप मिलियन का भी घर लेने जा रहे हैं, तो आप अगर आपके पास मिलियन के घर का यानी कि 5% है, सिर्फ 50,000 है, तो आपको 15% तक हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। और जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पैसा आपको डाउन पेमेंट में हम आपको दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है और कोई उसकी मंथली पेमेंट नहीं है। आपने जस्ट अच्छा, अपनी मॉर्गेज देनी है फॉर अप यानी टू कि नेक्स्ट 30 इयर्स। अच्छा, यानी कि आपने उस पे इससे उनसे रेंट भी नहीं लेना है, जो आप कैपिटल ऑफ़र करेंगे डाउन पेमेंट के लिए? नहीं, अगर हमने लेट्स से किसी को मिलियन का घर लेने जा रहा है, उसको 150,000 दे दिए, सिर्फ हुँ, 50,000 उसके पास है, प्लस क्लोजिंग कॉस्ट उसके पास है, वो घर ले सकता है। घर की उसने सिर्फ मॉर्गेज देनी है जो 80% लोन टू वैल्यू होगी। हुँ, उसने जो 150 हमसे ले लिया, उसके ऊपर उसने कोई पेमेंट नहीं करनी है हमने। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एपिसोड में ज़्यादा डीप डाउन बताऊँगा, हाँ, बट इसको हम एज़ अ अभी ट्रेलर के तौर पे छोड़ते हैं यस। ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे क्योंकि ये मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है क्योंकि नॉर्मली मैंने शेयर्ड ओनरशिप की ऑफ़र्स देखी हैं, लेकिन उसमें जो शेयर्ड ओनरशिप का जो लेंडर होता है, वो आपसे रेंट माँगता है हर महीने। वो मामूली सा होता है लेकिन वो चलें थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मैं बताता, हुँ, ये कोई पैसा आपको लेंडर नहीं दे रहा, ये हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन दे रही है आपको पैसा, और बैक एंड पे गवर्नमेंट पार्टनर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है वो, जो आपको पैसा अच्छा, दे रही है। तो इंटरेस्टिंग। दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी कि वो इससे बिज़नेस करें, दे आर स्पेंडिंग मनी कि लोग हेल्प रेंट आउट से निकल के अपने घर में जाएँ। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। चलें इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं और इस
प्रोडक्ट के ऊपर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और स्टे ट्यून। और मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालूँगा, ताकि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है अनवर से मोर्गेज के लिए, तो प्लीज़ उसमें आप ईमेल एड्रेस को यूज़ करके आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, कोई क्लोजिंग थॉट्स अनवर आपकी आपकी तरफ से? क्लोजिंग कॉस्ट मैं यही देना चाहूँगा कि अगर तो आप इस कनाडा के अंदर अगर आप आए हैं, आपको नई चीज़ों की सिचुएशन की समझ आ रही है, जब नया आता है बंदे को नहीं आइडिया होता, ठीक है? आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बेस्ट सिचुएशन में हेल्प कर सकें। नॉर्मली समटाइम्स किसी कोई रिलेटिव भी नहीं होता, कोई फ्रेंड भी नहीं होता, आप बिल्कुल एक नई स कंट्री में आते हैं, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। आप बेशक आप एटलीस्ट अपने लिए नॉलेज ज़रूर रखें, बेशक आप उसको एग्ज़ीक्यूट 2 साल के बाद करें, लेकिन आपको पता हो कि मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किस तरह करना है, मैंने ये टारगेट अचीव किस तरह से करना है। वो आपको कोई भी अगर हमारी हेल्प चाहिए हो, तो आप हमें फ़ील फ्री आप हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, जिस तरह से भी। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अनवर। सो इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। थैंक यू सर।